नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 प्रदान करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से स्थानीय भाषाओं में बात करने का आग्रह किया। कहा, क्षेत्रीय भाषाओं को तभी मजबूती मिलेगी जब हिंदी भाषा समृद्ध और संपन्न होगी। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने मुकदमा दायर करने से पहले सलाह के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाने के लिए सिटीजन्स टेली लॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 111 करोड़ 40 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.26% हुई। कोविड संक्रमण के मामलों पर काबू पाने के लिए पश्चिमी यूरोप में आंशिक लॉकडाउन। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण स्तर में कमी लाने के लिए 2 दिन के लॉकडाउन का सुझाव दिया। दिल्ली और आसपास के शहरों में वायु गुणवत्ता स्तर आपातकालीन स्थिति के करीब पहुंचा। रेलवे ने मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों का विशेष दर्जा हटाने और तत्काल प्रभाव से टिकटों की महामारी से पहले वाली कीमतों को लागू करने का आदेश जारी किया। भारत ने COP26 ग्लासगो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नियंत्रण और अनुकूलन कार्यों के लिए सामूहिक संकल्प का आह्वान किया। और 2020 विश्व कप क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में कल दुबई में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 110 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 प्रदान करेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 12 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। एक रिपोर्ट। 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनमें पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भावीना पटेल, पैरा तीरंदाज हरविंदर सिंह, एथलीट अर्पिंदर सिंह, तलवारबाजी के लिए भवानी देवी, क्रिकेटर शिखर धवन, टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना, निशानेबाज अभिषेक वर्मा, मलखम्ब खिलाड़ी हिमानी उत्तम परब और मुक्केबाज सिमरनजीत कौर शामिल हैं। वीरेंद्र लाकरा, रुपिंदर पाल सिंह, अमित रोहिदास, वंदना कटारिया और मोनिका सहित 18 हॉकी खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। एथलेटिक्स कोच टीपी ओशेप, राधाकृष्णन नायर पी, क्रिकेट कोच सरकार तलवार, हॉकी कोच सरपाल सिंह और प्रीतम सिवाच, कबड्डी कोच आशान कुमार, स्विमिंग कोच तपन कुमार पाणिग्राही, बॉक्सिंग कोच संध्या गुरुंग, पैरा शूटिंग कोच जयप्रकाश नौटियाल और टेबल टेनिस कोच सुब्रमण्यम रमन द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करेंगे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को खेल प्रोत्साहन और विकास के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मिलेगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों से कहा है कि वे आम बोलचाल में क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भाषा तभी सशक्त होंगी जब हिंदी समृद्ध और संपन्न होगी। वाराणसी में दीनदयाल हस्तकला संकुल में पहले अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि उनका मंत्रालय अधिक से अधिक काम हिंदी भाषा में कर रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि स्वाधीनता के 75 वर्ष बाद तक हिंदी उपेक्षित रही और आज पहले अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन से एक नई शुरुआत हुई है। कोई भी सरकारी परिपत्र अधिसूचनाएं तब तक लोकभोग्य नहीं होती है जब तक जन आंदोलन में परिवर्तित नहीं होती। और ये राजभाषा को गति देने का जो जरिया है,
अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, उसको भी दिल्ली के गलियारों से बाहर निकालने का हमने 2019 में ही निर्णय कर लिया। मगर 2 साल कोरोना काल रहा, हम नहीं कर पाए, परंतु आज मुझे आनंद है कि योगानुयोग ही है, ईश्वर कृपा ही है कि ये नई शुभ शुरुआत उस वर्ष में होने जा रही है जो हमारा आजादी का अमृत महोत्सव है। हिंदी भाषा के संवर्धन में वाराणसी की भूमिका को रेखांकित करते हुए श्री शाह ने कहा कि हिंदी भाषा के लिए काशी गौमुख के समान है और भाषाएं काशी से निकलकर संसार भर में फलती फूलती हैं। काशी भाषा का गौमुख है। भाषाओं का उद्भव, भाषाओं का शुद्धिकरण, व्याकरण को शुद्ध करना और व्याकरण को लोकभोग्य बनाने में चाहे कोई भी भाषा हो, काशी का बहुत बड़ा योगदान है और इसलिए इस सम्मेलन का बहुत बड़ा महत्व है। मित्रों, आज जो हम हिंदी बोल रहे हैं, लिखते हैं, उसका जन्म यही काशी के अंदर, यही बनारस के अंदर हुआ है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को कौन भूल सकता है। हमने यही बनारस से ही खड़ी बोली का क्रमवार विकास देखा है और एक खड़ी बोली का जो क्रमवार विकास हुआ है और एक समृद्ध भाषा बनकर आज हिंदी हमारे सामने खड़ी है, इसकी पूरी यात्रा को मैं प्रणाम करता हूं और वो हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत है। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। आज वे आजमगढ़ और बस्ती जिलों का दौरा करेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में सिटीजन्स टेली लॉ मोबाइल ऐप की शुरूआत की। इस ऐप के जरिए कानूनी सलाहकार और परामर्श देने वाले पैनल में शामिल वकीलों से सीधे बात की जा सकेगी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। कानून मंत्री ने कहा कि इस ऐप से लोगों को कानूनी समस्याओं का समाधान करने में आसानी होगी। ये जो टेली लॉ आज के जमाने में एक वर्चुअल मोड में है, जो आज हम लोगों ने काफी एप्स भी लॉन्च किए हैं कि जिसके जरिए लोगों को हम लीगल एड बहुत जल्दी और आसानी तरीके से दे सकते हैं। वो सारा जो कार्यक्रम जस्टिस डिपार्टमेंट देखते हैं, इसको मैं बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूं। श्री रिजिजू ने कहा कि देश के विकास के लिए नागरिकों को सशक्त बनाने और देश के विकास के लिए हमारी कार्य प्रणाली में बदलाव लाने की जरूरत है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 19 राज्यों के ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में 8,453 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। इसके अलावा आयोग ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए स्थानीय निकायों को करीब 4,28,000 करोड़ रुपए का अनुदान देने की भी सिफारिश की है। इसमें 70,051 करोड़ रुपए का अनुदान स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 111 करोड़ 40 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 58,42,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इस बीच कल 11,000 से अधिक नए रोगियों की पुष्टि हुई, जबकि 12,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ होने की दर 98.26% है। वहीं पिछले 24 घंटे में 555 कोविड मरीजों की मौत हुई। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 123 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रट ने देश में आंशिक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। इस दौरान 3 हफ्ते के लिए दुकानें और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, जबकि खेल कूद की गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने कहा कि ये कदम संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उठाया जा रहा है। कल जारी दैनिक आंकड़ों में वहां कोविड के 16,287 नए मामले दर्ज किए गए हैं। उधर ऑस्ट्रिया में भी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाए जाने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि देश में 65% लोगों को ही टीके लगाए गए हैं। डेनमार्क में भी कोविड संबंधी पास को बहाल कर दिया गया है, जिसे सितंबर में समाप्त कर दिया गया था। यूरोप के कई हिस्सों में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। भारत और फ्रांस का छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स शक्ति 2021 सोमवार से 26 नवंबर तक फ्रांस के फेस्ट्यूस में आयोजित होगा। गोरखा राइफल्स इन्फेंट्री बटालियन की एक टुकड़ी और फ्रांसीसी सेना की छठी लाइट आर्म्ड ब्रिगेड की 21वीं मरीन इन्फेंट्री रेजिमेंट इसमें हिस्सा लेंगी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 प्रदान करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से स्थानीय भाषाओं में बात करने का आग्रह किया। कहा, क्षेत्रीय भाषाओं को तभी मजबूती मिलेगी जब हिंदी भाषा समृद्ध और संपन्न होगी। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने मुकदमा दायर करने से पहले सलाह के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाने के लिए सिटीजन्स टेलीलॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 111 करोड़ 40 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.26% हुई। कोविड संक्रमण के मामलों पर काबू पाने के लिए पश्चिमी यूरोप में आंशिक लॉकडाउन। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण स्तर में कमी लाने के लिए 2 दिन के लॉकडाउन का सुझाव दिया। दिल्ली और आसपास के शहरों में वायु गुणवत्ता स्तर आपातकालीन स्थिति के करीब पहुंचा। रेलवे ने मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों का विशेष दर्जा हटाने और तत्काल प्रभाव से टिकटों की महामारी से पहले वाली कीमतों को लागू करने का आदेश जारी किया। भारत ने COP26 ग्लासगो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नियंत्रण और अनुकूलन कार्यों के लिए सामूहिक संकल्प का आह्वान किया। और 2020 विश्व कप क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में कल दुबई में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। उच्चतम न्यायालय ने आज दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में फैल रहे वायु प्रदूषण को गंभीरता से लेते हुए सरकार को प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए 2 दिन का लॉकडाउन लगाने पर विचार करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है और बिगड़ती वायु गुणवत्ता ने लोगों को घर पर भी मास्क पहनने के लिए मजबूर कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में सुबह घना कोहरा छाया रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज सुबह 10 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 462 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है और आपातकालीन स्थिति के करीब पहुंच गया है। विश्व के देशों ने ग्लासगो में COP26 बैठक में जीवाश्म ईंधन समाप्त करने पर अपना रुख नर्म किया है। COP26 जलवायु शिखर बैठक में अंतिम समझौते के नए मसौदे से पता चलता है कि जीवाश्म ईंधन खत्म करने के रुख में नरमी आई है, लेकिन जीवाश्म ईंधन समाप्त करने के लिए आवश्यक सभी बातों को हटाया नहीं गया है। इस बीच भारत ने जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि ये संदेश तभी भरोसेमंद होगा जब विकसित देश समन्वित प्रयास करें और विकासशील देशों को वित्तीय सहायता दें। रेलवे ने तत्काल प्रभाव से मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का विशेष दर्जा खत्म करने और महामारी से पहले का टिकट किराया बहाल करने का आदेश जारी किया है। रेलवे बोर्ड ने कल मंडल रेलवे को पत्र लिखकर इस आशय की जानकारी दी। बोर्ड ने कहा कि रेलगाड़ियां अब नियमित संख्या में संचालित होंगी और महामारी से पहले का किराया बहाल हो जाएगा। रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने आकाशवाणी को बताया कि इस व्यवस्था से आम लोगों को काफी सुविधा होगी। कोविड स्थिति सुधारने के कारण अभी जो कोविड के समय रेलगाड़ियां बंद थी या कुछ कोविड का प्रकोप कम होने के बाद
कुछ गाड़ियां स्पेशल ट्रेन बोल के चलाई जा रही थी और उनका किराया भी ज्यादा था, लेकिन अब स्थिति कंट्रोल में आने के बाद 1700 ट्रेनें लगभग अभी हमने शुरू कर दी है, जिससे किराया कम होगा और यात्रियों को सुविधा भी मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें चलेगी। अब ट्रेनें शुरू तो हो गई है, लेकिन इसके बाद भी हम लोगों से आह्वान करते हैं कि कोविड की स्थिति सुधरी है लेकिन फिर न आए, इसके लिए सावधानी बरतना होगी। मुंबई नागपुर समृद्धि हाईवे को जोड़ने वाले जालना नांदेड़ एक्सप्रेस वे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस नए एक्सप्रेस वे के बनने से परभणी, हिंगोली और नांदेड़ जिलों का समृद्धि हाईवे से सीधा संपर्क हो जाएगा। इन 3 जिलों से मुंबई, पुणे और औरंगाबाद की यात्रा का समय भी काफी कम लगेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस समारोह का शुभारंभ करेंगे। सरकार ने उस दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट। भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासियों के लिए उलगुलान का आह्वान करते हुए ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों के आंदोलन का आयोजन और नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। 142 करोड़ रुपए की कीमत से रांची के पुराने सेंट्रल जेल परिसर में बने बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी जनजातीय संग्रहालय का निर्माण किया गया है, जहाँ बिरसा मुंडा ने 9 जून 1900 को अंतिम सांस ली थी। यहाँ भगवान बिरसा मुंडा की 25 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई है और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों को भी स्थापित किया गया है। महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को इस संग्रहालय का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। केंद्र में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि सोमवार को प्रधानमंत्री संसद भवन में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। जहां 15 नवंबर को हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएंगे, वहीं देश के सभी हिस्से में हम इस आयोजन में देश भर के विभिन्न हिस्सों में अपने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम करें। यह आयोजन जनजातीय समाज को संवेदनशीलता के साथ, हृदय के भाव के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। 13 नवंबर कालोजी नारायण राव की पुण्यतिथि है। उनका जन्म 9 सितंबर 1914 को बीजापुर में हुआ था। कालोजी के व्यक्तित्व को निखारने में उनके बड़े भाई, जो एक उर्दू के कवि थे, ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कालोजी नारायण राव ने हालांकि छोटी उम्र से ही तेलुगु में पढ़ाई की, लेकिन उन्होंने मराठी, कन्नड़ा, हिंदी और उर्दू में भी कविताएं लिखी। अपने छात्र जीवन के दौरान और बाद में भी वे उस समय के लोकप्रिय आंदोलनों आर्य समाज, आंध्र महासभा से बहुत प्रभावित थे और उनकी गतिविधियों में हिस्सा लेते थे। एक समाज सुधारक होने के नाते कालोजी ने
अपनी कविताओं के माध्यम से तेलंगाना के लोगों में जागरूकता पैदा की। उन्होंने जन्म तुम्हारा है, मृत्यु तुम्हारी है, लेकिन जीवन देश के लिए है का नारा दिया। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण के एक उत्साही प्रशंसक कालूजी ने सत्याग्रह और पुस्तकालय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। पुस्तकालय आंदोलन ने 1930 के दशक की शुरुआत से साहित्यिक और पढ़ने की संस्कृति को जनता के बीच बढ़ावा देने का काम किया था। अपने काव्य संग्रह ना गोदावा यानी मेरा विरोध में कालूजी ने अपने जीवन, साहित्य और सक्रियता को दर्शाया है। कालूजी ने निजाम के निरंकुश शासन के खिलाफ भी जमकर लिखा। हैदराबाद राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए कालूजी को हैदराबाद के निजाम ने कैद कर लिया। कालूजी 1958-1960 के दौरान आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे। उन्हें 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कालूजी ने लिखा था, मैं आज की वास्तविकता, बीते कल का सपना और आने वाले कल की याद हूं। वर्ष 2002 में कालूजी का निधन हो गया। उनकी इच्छा के अनुसार उनका शरीर अनुसंधान के लिए वारंगल के काकतीय मेडिकल कॉलेज में दान दे दिया गया। तेलंगाना सरकार ने कालूजी के जन्मदिन को तेलंगाना भाषा दिवस के रूप में घोषित कर उन्हें सम्मानित किया। मैं कोई महान कवि बनने या किसी महाकाव्य को लिखने के लिए साहित्य के क्षेत्र में नहीं आया हूँ। वैसे भी मैं आंदोलनों के हिस्से के रूप में भाषण दे रहा था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी कविता कई भाषणों की तुलना में अधिक प्रभावी सिद्ध होगी। मैं वर्तमान समय में अपनी पीड़ा या न गोदावा को कलमबद्ध कर रहा हूँ। ये समाज का प्रतिबिंब भी है। आज हम बात करेंगे मिंजूर भक्त वत्सलम की, जिनका जन्म 9 अक्टूबर 1897 को मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। उन्होंने कानून का अध्ययन किया और मद्रास उच्च न्यायालय में वकालत की। वे छोटी उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। भक्त वत्सलम स्नातक स्तर की पढ़ाई के दौरान भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और 1922 में मद्रास प्रांतीय कमेटी के सदस्य बने। भक्त वत्सलम ने दैनिक समाचार पत्र इंडिया शुरू किया और इसे 1933 तक चलाया। वेदारण्यम में नमक सत्याग्रह के दौरान वे घायल हो गए थे। उन्हें 1932 में भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन के लिए गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने 6 महीने जेल में बिताए। 1936 के नगर निकाय चुनावों में भक्त वत्सलम मद्रास सिटी कारपोरेशन के लिए चुने गए और उन्होंने डिप्टी मेयर के रूप में काम किया। 40 साल की उम्र में भक्त वत्सलम ने 1937 के चुनाव में तिरुवल्लुर सीट जीतकर मद्रास विधानसभा में प्रवेश किया। भक्त वत्सलम ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया। उन्होंने 1950 के दशक के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किया और 1963 से 1967 तक वर्तमान तमिलनाडु और तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री रहे। 1967 के चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हार के बाद भक्त वत्सलम ने आंशिक रूप से राजनीति से संन्यास ले लिया। 13 फरवरी 1987 को 89 वर्ष की आयु में मिंजूर भक्त वत्सलम का निधन हो गया। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी समाप्त हुई। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। मणिपुर में चूड़ाचांदपुर जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर सहकेन गांव के पास उग्रवादियों ने घात लगाकर असम राइफल्स की 46वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर
उनकी पत्नी, उनके बेटे, ड्राइवर और 2 जवानों की हत्या कर दी है। ये घटना सुबह 10:30 बजे के आसपास हुई है। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और पुत्र की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि अन्य घायलों को बेहियांग प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में भर्ती करवाया गया है। सूत्रों के अनुसार उग्रवादियों ने सुरक्षाकर्मियों को ले जा रहे काफिले पर हमला किया था। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने घटना की कड़ी निंदा की है। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। 2020 विश्व कप क्रिकेट का फाइनल कल दुबई में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 83वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस महीने की कड़ी के लिए अपने सुझाव भेजने के लिए कहा है। उन्होंने लोगों से माईगॉव और नमो ऐप पर अपने संदेश रिकॉर्ड कर भेजने का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त 1922 पर मिस कॉल देकर एसएमएस में प्राप्त लिंक पर सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेजे जा सकते हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि तमिलनाडु सरकार ने उत्तर पूर्व मानसून से निपटने की योजना पहले से नहीं बनाई है। उन्होंने इस संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार को केंद्र के सहयोग का आश्वासन दिया। श्री मुरुगन ने आपदा के समय तमिलनाडु के लोगों को सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। उन्होंने चेन्नई के आसपास वर्षा से प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया। इस बीच कन्याकुमारी जिले में कई स्थानों पर तेज बारिश से आज तीसरे दिन भी जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहा। पिछले 24 घंटे में जिले के कई स्थानों पर 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। कोलकाता और मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। चेन्नई में गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। तापमान 0 से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गुवाहाटी, कोहिमा, ईटानगर और गंगटोक में आसमान साफ रहेगा। अगरतला, आइजोल और शिलांग में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा का अनुमान है। तापमान 9 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 20 नवंबर से 28 नवंबर 2021 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा, जिसमें हंगेरियन फिल्म निर्माता इस्त्वान जावो और हॉलीवुड आइकन मार्टिन स्कॉर्सेस को सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस्त्वान जावो और मार्टिन खरीसस मशहूर फिल्म डायरेक्टर और निर्माता व पटकथा लेखक हैं। गोवा में 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में तमिल फिल्म स्वीट बिरयानी को भारतीय पैनोरमा में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है। हमारे संवाददाता से बातचीत में फिल्म के निर्देशक जयचंद्र हाशमी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए उनकी फिल्म का चयन होना उनके लिए गर्व की बात है। Being a part of the IFFI Goa is something very, very special and close to my heart. It's a very prestigious and proud moment that I will cherish forever. I would like to thank my entire team who helped me to make this film. It is a teamwork. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जॉन कॉर्निन के नेतृत्व में अमरीकी संसद के एक प्रतिनिधि मंडल से भेंट की। जॉन कॉर्निन अमरीकी संसद के ऊपरी सदन में भारत और भारतीय अमरीकियों के गुट के संस्थापक और सह अध्यक्ष हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 प्रदान करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से स्थानीय भाषाओं में बात करने का आग्रह किया। कहा, क्षेत्रीय भाषाओं को तभी मजबूती मिलेगी जब हिंदी भाषा समृद्ध और संपन्न होगी। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने मुकदमा दायर करने से पहले सलाह के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाने के लिए सिटीजन टेलीलॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 111 करोड़ 40 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.26% हुई। कोविड संक्रमण के मामलों पर काबू पाने के लिए पश्चिमी यूरोप में आंशिक लॉकडाउन। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण स्तर में कमी लाने के लिए 2 दिन के लॉकडाउन का सुझाव दिया।
रेलवे ने मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों का विशेष दर्जा हटाने और तत्काल प्रभाव से टिकटों की महामारी से पहले वाली कीमतों को लागू करने का आदेश जारी किया। भारत ने COP26 ग्लासगो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नियंत्रण और अनुकूलन कार्यों के लिए सामूहिक संकल्प का आह्वान किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।